डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम और उसका टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन और डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, और इसके साथ साथ कोई भी अगर एक केमिकल रिएक्शन है तो आप उसके लिए केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, या फिर अगर केसी का एक्सप्रेशन आपको गिवन है तो आप उसके रेलेवेंट केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन को। देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, जो स्पीड होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मैसेज ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स के। यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होंगी, एक्टिव मैसेज के मीनिंग है कंसंट्रेशन, जितनी इनकी कंसंट्रेशन या अमाउंट ज्यादा होगी तो उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनकी कोलिजन भी ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। जिस तरह देखें, एक रिएक्शन हम यहां से लिखते हैं, ए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए प्लस बी मोल ऑफ रिएक्टेंट बी, प्रोडक्ट हमारे पास आए सी मोल ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी। अब स्टूडेंट देखें, इसमें हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं, इसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए पहला रिएक्टेंट, और इसका जो कोफिशिएंट है इसको पावर में लिख लेंगे। उसके बाद रिएक्टेंट बी है और इसका भी कोफिशिएंट कहां पे आएगा, पावर में आ जाएगा। यानी किसी भी रिएक्शन का जो रेट है उसके रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज या फिर उसकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और इनको आपने जो एक्सपोनेंट लिखने हैं, जो मोल्स लिखने हैं, जो मोल्स यहाँ पे हैं, इनको आपने पावर में लिख लेना है। तो स्टूडेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को डिनोट करते हैं आर एफ के साथ। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो ये आएगा के एफ, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। और इसमें अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास के एफ है, इसे हम कहते हैं कि रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। या स्टूडेंट, आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो अब ना इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है कि इट स्टेट्स दैट, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, लॉ है, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट, जो हमारी बुक में डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं है, तो ये कंप्लीट डेफिनेशन आपने लिखनी है। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज। स्टूडेंट, एक्टिव मैसेज क्या होते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन है, ये स्क्वायर ब्रैकेट से हम लगाते हैं ना, ये डिनोट करती है कंसंट्रेशन के कितने मोल्स हैं और कितनी अमाउंट लीटर में, कितने लीटर में डिसॉल्व है। एक्टिव मैसेज ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स, यानी जितने भी रिएक्टेंट है उनका प्रोडक्ट कर लेना है आपने। ईच रेस टू पावर, ईच रेस टू पावर
their number of moles in balance chemical equation. कि देखिए ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, रिएक्टेंट ए और बी थे, कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आ गया, इनके जो नंबर ऑफ मोल्स थे ए और बी, तो इनको हमने कहां पे लिख लिया, इनकी पावर में लिख लिया। अब स्टूडेंट जब सी और डी आपस में दोबारा से रिएक्शन करेंगे तो ये ए और बी बनाएंगे, तो पहला जो रेट था वो फॉरवर्ड का था। अब प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट बना रहे हैं तो स्टूडेंट हम यहां पे लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब स्टूडेंट जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी, और इसमें भी जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आएगा के आर, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं कि लेट से ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो एक हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और इक्वेशन 2 जो हमारे पास है वो रिवर्स रिएक्शन के लिए। और के आर क्या होगा, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। जिस तरह के एफ है ना रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, तो के आर है रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब स्टूडेंट जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आएगा एट इक्विलिब्रियम, तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखें किसके इक्वल है, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, और के आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन देखेंगे किसके इक्वल है, के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब स्टूडेंट देखें इसमें ना कांस्टेंट को एक साइड पे ले आते हैं, ये के आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये ए और बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, उस साइड पे डिवाइड हो जाएंगी। तो हम लिख लेंगे के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, अब देखें इसमें यहां पे ये चीजें जाके तो डिवाइड होगी। अब ये जो के एफ ओवर के आर है इसको हम इक्वल ले लेते हैं के सी के, बाकी सारा इसी तरह ही है, कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड किससे करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास रेशियो होती है बिटवीन रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन टू रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, इसको हम कहते हैं के सी। और के सी क्या चीज होती है, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, यानी के सी जो है इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर स्टूडेंट यहां से ना आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट डाउन डेरिवेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो के सी यानी वही लॉ मैथ सेक्शन ही है। तो लॉ मैथ सेक्शन आ जाए या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाए तो एक ही बात है। अब देखें जनरली हम इसको किस तरह से लिखते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना के सी, ऊपर न्यूमरेटर में देखें तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट साइड पे इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे इसके रिएक्टेंट्स होते हैं। तो देखें ऊपर न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स हैं और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स हैं, यानी ऊपर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये के सी का जनरल फॉर्मूला आप कह लें कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट।
जो भी इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कहाँ पे चले जाएंगे, पावर में। अब स्टूडेंट लॉ मैथ सेक्शन के बाद हम इनकी कंडीशन के बारे में देखते हैं। देखिए कंडीशन बिल्कुल थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, आपने सिर्फ उनको रीड करना है। दो कंडीशन थोड़ा सा समझने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहली कंडीशन है के सी अप्लाइज ओनली एट इक्विलिब्रियम स्टेट, द सबस्क्रिप्ट सी इंडिकेट द concentration of reactants and products in mole per dm cube at equilibrium state। देखें इसमें के सी में के ये जो हमारे पास सी है, सी डिनोट करता है कि जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो इसके मीनिंग है इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटीज हैं दे आर कांस्टेंट। ठीक है, ये इक्वल नहीं है या सेम नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड है कि आपने याद रखना है कि कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट, क्योंकि उसके बाद कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता। फिर इसके बाद स्टूडेंट सेकंड पॉइंट है कि सी ना रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना प्रोडक्ट के ऊपर, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। आपने याद रखना है जितने भी कांस्टेंट है, के डब्ल्यू है आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, फिर के ए एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट, के बी बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट है वो सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। यानी आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो के सी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट तीसरे नंबर पे है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट होते हैं और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स होते हैं। लास्ट पे एक और है, द मैग्नीट्यूड ऑफ के सी इंडिकेट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन के सी इज लेस देन 1, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन numerator। This mean that concentration of reactant is greater than those of product when the equilibrium is established। स्टूडेंट ये पॉइंट थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें अगर तीन केस है यहाँ पे, अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल आ जाए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, तो ये 1 और 1 आ जाएगा, तो एक जैसी है तो केसी किसके इक्वल आएगा, 1 के। दूसरे नंबर पे अगर स्टूडेंट ऐसा हो जाए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, ये देखें ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू बड़ी हो डिनोमिनेटर में छोटी हो, तो जाहिर है फिर आंसर पॉजिटिव नंबर आएगा। तो के सी विल बी ग्रेटर देन 1। कि अगर के सी 1 से ज्यादा है तो इसके मीनिंग है प्रोडक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। और अगर ऐसा हो जाए कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा हो एज कम्पेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, अगर रिएक्टेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू ज्यादा हो जाए तो इसके मीनिंग है जो के सी है इट विल बी लेस देन 1। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तीन केस हैं। के सी 1 होगा जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल होंगे, ग्रेटर देन 1 होगा जब प्रोडक्ट ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, लेस देन 1 होगा जब रिएक्टेंट ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। उसके बाद स्टूडेंट एग्जाम्पल 8.1 है, ये में एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन इसके रेलेवेंट अक्सर आ जाते हैं। तो देखिए के सी किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि NH3 है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एक N2 है और दूसरा H2 है। देखिए H2 के 3 मोल्स हैं तो पावर क्या लिख लेंगे, 3। NH3 के 2 मोल्स है तो पावर हमने कौन सी लिख ली, 2। न्यूमरेटर में लिखते हैं प्रोडक्ट्स को, डिनोमिनेटर में किसको लिखते हैं, रिएक्टेंट्स को। यानी ये देख लें प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। फिर इसी तरह इसमें स्टूडेंट अगर आप लिखना चाहें तो के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO रिएक्टेंट पहला एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 और इसकी पावर है 1/2। तो देखें प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट कंसेप्ट असेसमेंट है 8.1। इसमें पहले 3 रिएक्शन थे, बैलेंस नहीं थे, तो मैंने आपके सामने बैलेंस कर दिए। और केसी का एक्सप्रेशन आपने इसी तरह लिखना है, ऊपर न्यूमरेटर में आएगा प्रोडक्ट SO3 और इसकी पावर आएगी 2, डिनोमिनेटर में आएगा SO2 पावर इसकी 2 एंड O2 पावर इसकी आएगी 1। ठीक है,
तो ये इसका केसी का एक्सप्रेशन है स्टूडेंट। ये भी इक्वेशन मैंने बैलेंस कर दी है। इसमें भी देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पहला हमारे पास है NO, इसकी पावर है 4। दूसरा है H2O, इसकी पावर है 6। प्रोडक्ट डिवाइड किससे करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स NH3 पावर 4 आएगी बिकॉज इसके 4 मोल्स हैं। O2 पावर कितनी आएगी 5। तो स्टूडेंट देखें इसमें भी हमने प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और उसको डिवाइड कर देना है विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे है, इसमें भी स्टूडेंट आपने सेम प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट हमारे पास एक जो है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा H2 3 मोल्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो देखिए स्टूडेंट प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट सबका मोल 1 1 था, एक के 3 थे तो हमने 3 लिख लिए। यानी न्यूमरेटर में ऊपर हमेशा प्रोडक्ट लिखने और नीचे हमेशा रिएक्टेंट्स को लिखना है। जो भी मोल्स होंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो पावर में लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ये हमारे पास एक दो इसमें एक्सप्रेशन गिवन है, हमने इसमें केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो देखें डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स होते हैं, एक रिएक्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा रिएक्टेंट है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, प्रोडक्ट इसमें आएगा मिथेनॉल। इसमें भी अगर आप देखें तो रिएक्टेंट कौन से हैं, NO पावर 2 है यानी इसके 2 मोल्स हैं। उसके बाद H2 पावर 2 है तो इसके भी 2 मोल्स हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन N2 प्लस दूसरा प्रोडक्ट है H2O, तो इसकी पावर कितनी है 2, तो इसके मोल्स कितने आएंगे 2 आ जाएंगे। तो स्टूडेंट देखें आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज जो बातें हमने डिस्कस की हैं, लॉ मैथ सेक्शन कि लॉ मैथ सेक्शन क्या होता है, ठीक है, रेट का जो किसी भी रिएक्शन का रेट है उसके एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर ये आपके सामने डेरिवेशन है, कंडीशंस, और उसके बाद ये एग्जांपल और कंसेप्ट असेसमेंट 8.1। तो स्टूडेंट आज जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।